हम देखने वाले हैं प्रकाश अवशोषण का नियम, या जिसे हम कहते हैं बीएल लैम्बर्ट का नियम। तो ये जो लैम्बर्ट नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1970 में इस नियम का जो है वो प्रतिपादन किया हुआ है। तो इस नियम से रिलेटेड यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल टाइप है वो सारी चीज हम जो है वो यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जो है वो बताया हुआ था, मतलब पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। आई होप ये वीडियो आप जो है वो देख चुके होंगे, और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हुआ है तो बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो जो है वो देख सकते हो, क्योंकि ये जो बीएल लैम्बर्ट का नियम है वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही रिलेटेड है। और अगर आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छे से समझ चुके हो तो ये आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हो वो मैंने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप लोगों को जो है वो बताया हुआ है, बट जिन्होंने नहीं देखा है मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि इसी डायग्राम के थ्रू ही हम ये बीएल लैम्बर्ट का नियम को जो है वो अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो लैंप लिया हुआ है, इस लैंप से जो है वो लाइट निकल रहा है। तो यहाँ पे हम जो है वो लैंप की जगह कोई भी लाइट का सोर्स जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्यूब लिया हुआ है, और इस ट्यूब के अंदर हम लोगों ने कोई भी पदार्थ को जो है वो भरा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने किसी भी यौगिक को डाला हुआ है, और वो जो है वो यौगिक का जो विलयन है इसके ट्यूब के अंदर हम लोगों ने इसे भरा हुआ है। और जैसा कि हमें पता है कि कोई भी विलयन है उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मोनोक्रोमेटर लिया हुआ है, इसका यूज मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। देन यहाँ पे हम लोगों ने रेडिएशन डिटेक्टर लिया हुआ है। देन इसके बाद हम लोगों ने रिकॉर्डर लिया हुआ है। तो अब क्या होगा, हमें इस पदार्थ का जो है वो स्पेक्ट्रम निकालना है। तो हमें इस पदार्थ का स्पेक्ट्रम निकालना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये लैंप से जो भी रेडिएशन यहाँ से निकल रहा है उसे हमें इस पदार्थ से होकर के जो है वो गुजारना है। तो जैसे ये रेडिएशन इस पदार्थ से होकर के गुजरेगा, इस सब्सटेंस से होकर के गुजरेगा, तो ये बहुत सारे रेडिएशन, मतलब जो कुछ लाइट है, प्रकाश है, उसमें से बहुत सारे हिस्सों को ये सब्सटेंस जो है वो अपने अंदर जो है वो अवशोषित कर लेंगे। क्योंकि हमें पता है इसके अंदर बहुत सारे अणु, परमाणु, मतलब मॉलिक्यूल, एटम है। तो वो क्या करेंगे, इसमें जो भी रेडिएशन होगा उसमें से कुछ हिस्सों को अपने अंदर जो है वो अवशोषित कर लेंगे। क्योंकि आप देख रहे हो इसे प्रकाश अवशोषण का नियम कहा जाता है। मतलब लाइट यहाँ पे जो भी एब्जॉर्ब हो रहा है उसी के बारे में हम जो है वो, उसी से रिलेटेड जो भी यहाँ पे नियम है उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ कि यहाँ पे लैंप से जो भी रेडिएशन निकल रहा है उस पदार्थ के अंदर जो है वो अवशोषित हो रहा है। अब इतना कुछ हिस्सा जो है वो इसके अंदर जो है वो अवशोषित हो चुका है, लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी बचा हुआ है उस रेडिएशन का। तो ये इस रेडिएशन जब इस पदार्थ से होकर के बाहर निकलता है, जो भी बचा कुछ जो भी रेडिएशन है, वो जो है रेडिएशन इस मोनोक्रोमेटर से होकर के जो है वो गुजरते हैं। अब मोनोक्रोमेटर जो है वो क्या है, इसमें जो है वो प्रिज्म रखा हुआ है। प्रिज्म आप समझते ही हो, प्रिज्म जिसमें हम कोई भी जब व्हाइट लाइट को गुजारते हैं तो वहां से जो भी आपका लाइट निकलता है वो 7 कलर में जो है वो विभक्त हो जाता है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रिज्म रखा हुआ है और मिरर रखा हुआ है, मतलब इसे जो है वो विशेष प्रकार से अरेंजमेंट हम लोगों ने मोनोक्रोमेटर में जो है वो किया हुआ है। तो मेनली इसका क्या यूज होता है मोनोक्रोमेटर का। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, और क्रोमेटर मतलब क्या होता है, क्रोमेटर मतलब रंग से रिलेटेड होता है। तो हमें पता है कि जब लाइट जो है वो इस प्रिज्म से होकर के गुजरेगा तो 7 कलर में जो है वो विभक्त हो जाएगा। ठीक है, तो 7 कलर में कोई भी एक कलर, क्योंकि यहाँ पे एक कलर कहा गया है मोनोक्रोमेटर, तो कोई भी एक कलर जो है वो इस रेडिएशन डिटेक्टर में से होकर के जाएगा, और ये जो रेडिएशन डिटेक्टर है वो इस रेडिएशन को जो है वो डिटेक्ट करेंगे। और रेडिएशन डिटेक्टर जो है वो रिकॉर्डर से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से जो भी आपका सिंगल वेवलेंथ वाला जो भी आपका रेडिएशन निकलेगा उसका जो है वो स्पेक्ट्रम यहाँ पे बन जाएगा। मतलब स्पेक्ट्रम में जो भी वहां पे हो रहा है वो हमें एक रिकॉर्डर ग्राफ के थ्रू जो है वो लास्ट में जो है वो मिल जाएगा। तो इतने पूरे डायग्राम में आप लोगों ने अभी क्या समझा कि हम लोग यहाँ पे किसी विलयन का जो है वो स्पेक्ट्रम जो है वो निकाल रहे हैं। तो ये आपका कहलाता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तो ऑलरेडी मैं इसका नोट्स जो है वो बना चुकी हूँ। अब हम आते हैं बीएल लैम्बर्ट का नियम। तो आखिर इस नियम में जो है वो क्या कहा गया है,
तो ये जो नियम है वो इसी यूवी स्पेक्ट्रो से जो है वो रिलेटेड है। तो इस नियम में उन्होंने क्या कहा था कि पहले लाइट जो रेडिएशन जो है वो आ रहा है, मतलब इसकी जो इंटेंसिटी है या इसकी जो तीव्रता है, मतलब जिस तीव्रता से ये जो लाइट है इस पदार्थ के अंदर जो है वो जा रहा है, लेकिन हमें पता है कि जैसे ये लाइट इस पदार्थ के अंदर जाता है वो जो आपका पदार्थ है बहुत सारी चीजों को जो है वो अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। तो इसकी जो इंटेंसिटी है, ये वाले रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है उससे जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। क्लियर हुआ आप लोगों? तो पहले वाले रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो दूसरे वाले रेडिएशन की इंटेंसिटी से थोड़ा सा अलग होते हैं। अलग क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो होते हैं वो सब्सटेंस पे जो है वो डिपेंड करता है कि जो सब्सटेंस है वो उसकी सांद्रता कितने है, मतलब उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, जो विलयन है यहाँ पे जो हम लोगों ने सब्सटेंस लिया है वो किस प्रकार का है, और खासकर इस पर भी डिपेंड करता है कि ये जो आपका ट्यूब हम लोगों ने लिया हुआ है जिसके अंदर हम लोगों ने सब्सटेंस को भरा हुआ है वो ट्यूब का लंबाई चौड़ाई कितना है। तो इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो ये डिपेंड करता है। तो इसी चीजों को हम जो है वो आगे और अच्छे से समझेंगे, तो आगे आप जब देखोगे तो आप लोगों को और अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रकाश रसायन मतलब फोटोकेमिस्ट्री के नियमों का जो है वो पालन होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी समझा, तो यहाँ पे जो है वो प्रकाश रसायन के नियमों का पालन होगा। प्रकाश रसायन मतलब क्या होता है? लाइट केमिस्ट्री मतलब फोटो केमिस्ट्री, मतलब जिसमें हम लाइट के बारे में जो है वो पढ़ते हैं, तो उस प्रकार का जो केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसे फोटो केमिस्ट्री जो है वो कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने प्रिज्म लिया हुआ है, 7 कलर में ये लाइट जो है वो विभक्त हो रहा है, तो इन सभी चीजों से जो है वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो प्रकाश रसायन के अंतर्गत जो है वो आता है और इसके नियमों का जो है वो ये पालन करते हैं। अतः सन 1970 में लैम्बर्ट ने एक नियम दिया जिसे लैम्बर्ट नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जो है वो क्या होता है, ये जो नियम है मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि जब हम इस नियम को जो है प्रूव करेंगे तो आपको ये नियम बताऊंगी तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से जो है वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पदार्थ में एंटर करने वाले रेडिएशन की तीव्रता, मतलब यहाँ पे जो पदार्थ में जो रेडिएशन एंटर कर रहा है उसकी तीव्रता मतलब जो उसकी इंटेंसिटी है उसे हम लोगों ने IR जो है वो माना हुआ है। अब पदार्थ से बाहर निकलने वाले रेडिएशन की तीव्रता, मतलब ये रेडिएशन इस पदार्थ के अंदर चले गए, अब पदार्थ से ये रेडिएशन जो है वो बाहर निकल रहा है, तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो आपका होगा IS, मतलब इसकी जो तीव्रता होगी उसे हम IS लिखेंगे। और यदि अवशोषणांक को A माने, मतलब जो भी वहां पे अवशोषण हो रहा है, मैंने बताया था ना कि जो लाइट है वो उस पदार्थ के अंदर जो है वो अवशोषित होते हैं, तो जो भी वहां पे अवशोषणांक है उसे हम लोगों ने A माना हुआ है। तो A इक्वल हो जाएगा IR अपॉन IS। तो ये आपका समीकरण 1 जो है वो यहाँ पे बन गया। इसे log IR अपॉन IS के रूप में भी जो है वो व्यक्त किया जा सकता है। जो आप लोगों ने IR अपॉन IS देखा उसे हम log IR अपॉन IS भी जो है वो लिख सकते हैं। जिस तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम अवशोषण होगा उसे लैम्डा मैक्स जो है वो कहते हैं। तो ये तो मैं आप लोगों को कैसे ही बता रही हूँ, लैम्डा मैक्सिमम जो है वो किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका log IR अपॉन IS जो है वो प्राप्त हुआ है वो A इक्वल log IR अपॉन IS होगा, क्योंकि हम लोगों ने समीकरण 1 में देखा हुआ है कि A इक्वल जो है वो IR अपॉन IS होता है। तो हम इसे समीकरण 1 को जो है वो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, A इक्वल log, कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को इसके सामने जो है वो log लगा देना है, तो log IR अपॉन IS जो है वो हो जाएगा। तो ये जो log IR अपॉन IS है वो ECl के जो है वो बराबर होता है। तो आखिर ये ECl जो है वो क्या होता है, लाइन से हम देखेंगे। E का मतलब जो है वो क्या होता है, मोलर अवशोषकता, जिसे हम मोलर एब्जॉर्प्सिटी भी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, क्योंकि मोलर अवशोषकता का डेफिनेशन भी कभी कभी आता है। तो अभी के लिए बस इतना ही समझिए कि E इक्वल जो है वो मोलर अवशोषकता जो है वो होता है, और C इक्वल होगा पदार्थ की मोलर सांद्रता, मतलब जो भी हम पदार्थ लिए हुए हैं उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पदार्थ का, जिसे हम सांद्रता कहते हैं, तो इसे हम लोगों ने C माना हुआ है। L मतलब क्या होता है, उस सेल की सेंटीमीटर में लंबाई जिसमें पदार्थ भरा हुआ है, मतलब वो ट्यूब जिसमें कोई पदार्थ या विलयन हम लोगों ने डाला हुआ है उसकी लंबाई को हम लोगों ने L माना हुआ है। तो यहाँ पे समीकरण 2 आपका क्या बनता है, log IR अपॉन IS इक्वल ECl। तो जैसा कि हमें पता है log IR अपॉन IS मतलब क्या होता है, A होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, E को जो है वो इस तरफ ले आएंगे, तो ये जो E है वो इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा log IR अपॉन IS अपॉन CL। तो हमें पता है log IR अपॉन IS का मतलब क्या होता है, A। तो यहाँ पे हम E इक्वल A अपॉन CL लिख सकते हैं, जो कि आपका समीकरण जो है वो 3 बन गया।
तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं लास्ट में इस नियम को जो है वो बताऊंगी। तो लास्ट में हमारा क्या आया हुआ है यहाँ पे, E इक्वल A/CL। तो यहाँ पे इस नियम के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि इस नियम के अनुसार आपतित और पारगमनी प्रकाश की जो तीव्रता है, मतलब उस पदार्थ में एंटर करने से पहले और एंटर करने के बाद जो दोनों रेडिएशन की जो तीव्रता है वो उस विलयन की सांद्रता एवं लंबाई के साथ जो है वो संबंधित होती है। तो इसकी जो रेडिएशन की तीव्रता है वो उस जो विलयन जो हम लोगों ने यूज किया हुआ है उसके लेंथ पे, उसके सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन पे जो है वो डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये जो है वो व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो इसी चीज को ही जो है बीएल लैम्बर्ट का नियम जो है वो कहा जाता है। तो लास्ट में आपका आया E इक्वल A/CL। तो यही है आपका बीएल लैम्बर्ट का नियम। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को मोलर अवशोषकता का जो है वो बताऊंगी कि मोलर अवशोषकता जो है वो क्या होता है। तो कभी कभी क्या है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 1 नंबर के लिए डेफिनेशन जो है वो आ जाता है। तो किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा अवशोषित हुई विकिरण की स्ट्रेंथ या सामर्थ्य या तीव्रता को प्रदर्शित करने वाली मात्रा को कहते हैं। मतलब इसमें कुछ नहीं है, मोलर अवशोषकता जो हम लोगों ने पदार्थ लिया हुआ है उसका जो मॉलिक्यूल है, तो वो जो भी रेडिएशन जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं या फिर अपने अंदर जो है वो अवशोषित कर रहे हैं, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसको प्रदर्शित करने वाली मात्रा को ही जो है वो हम मोलर अवशोषकता जो है वो कहते हैं। तो ये तो होगा इस आप लोगों का बीएल लैम्बर्ट का नियम। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो बीएल लैम्बर्ट का जो नियम है उसकी कौन कौन सी जो है वो लिमिटेशन होती है, मतलब कौन कौन सी जो है वो सीमाएं होती है। तो आई होप आप लोगों को ये बीएल लैम्बर्ट का नियम जो है वो समझ आया होगा। इसमें बस कुछ नहीं करना है आप लोगों को, इन दोनों की जो इंटेंसिटी है वो इस पदार्थ पे जो है वो डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कौन सा विलयन, कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे जो है वो लिया हुआ है, इसकी सांद्रता कितनी है, ये कितने लेंथ का है, कितनी मात्रा हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है, सारी चीजों पे जो है वो ये डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम इसका जो है वो लिमिटेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसकी लिमिटेशन यहाँ पे हम देखते हैं, लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, मतलब सिंगल तरंग दैर्ध्य वाली होनी चाहिए। तभी हम लोगों ने यहाँ पे मोनोक्रोमेटर जो है वो लगाया हुआ है ताकि हमें सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट जो है वो मिल सके। सेकंड कहा गया प्रयुक्त विलयन पर्याप्त तनु होना चाहिए। तनु का मतलब आप समझते हो क्या होता है, मतलब ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने कोई भी विलयन लिया हुआ है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे कि मैंने शक्कर पानी जो है वो लिया हुआ है, मतलब शुगर वाटर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो अगर मैं शुगर वाटर ले रही हूँ तो पानी में ज्यादा शक्कर मैं नहीं मिलाऊंगी, मतलब वो जो हमारा विलयन है वो एकदम फीका होना चाहिए, एकदम ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से इसे जो है वो तनु विलयन कहा जाता है, क्योंकि ज्यादा गाढ़ा होगा तो फिर हम लोग ये प्रयोग जो है वो नहीं कर पाएंगे। प्रयोग के दौरान ताप जो है वो स्थिर रहना चाहिए, मतलब टेम्परेचर जो है वो हाई लो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, मीडियम टेम्परेचर होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए टेम्परेचर, और वो स्थिर होना चाहिए। पदार्थ में कोई भी कोआगुलेशन नहीं होना चाहिए। इसके अंदर मतलब आप क्या समझते हो, जैसे कि पदार्थ जो है वो एक समान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अच्छे से घुला होना चाहिए पदार्थ, आप ये समझ सकते हो। विलयन में जल अपघटन आदि जैसा कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि कुछ पदार्थ ऐसा होता है ना कि थोड़ी देर बाद जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब या तो उसमें जो है वो हाइड्रोलिसिस हो जाता है, कुछ कभी पानी जो है वो वहां से बाहर निकल आता है। मतलब जो भी पदार्थ हम लेंगे वो एकदम नॉर्मल सिंपल होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर प्रयोग के बीच अगर कोई भी उसमें चेंजेस आएगा तो फिर हमारा ये नियम जो है वो, मतलब ये जो हम प्रयोग करेंगे वो सही हमारा नहीं होगा। तो ये तो है इसके कुछ लिमिटेशन। ये तो हुआ गाइस आप लोगों का बीएल लैम्बर्ट का नियम। इसके बाद हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक तो आप मुझे लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए अगर वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा तो, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।